हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो जैसे हमने देखा कि भाई साहब द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 3 महीने का टाइम हो सकता है, दैट इज क्वार्टर ऑफ अ ईयर, और 6 मंथ्स हो सकता है, और ईयरली हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इवैल्यूएशन में एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दैट हमारा जो वैल्यूएशन है वो 2 बार ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर बाजार से आटा लिया और उस आटे का बिस्कुट बनाकर बेचा, ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप आटे का नहीं और बिस्कुट का अलग हिसाब नहीं लगाएंगे, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है बिस्कुट का उसका ही हिसाब लगाएंगे। तो बिस्कुट की जो वैल्यूएशन होगी वो दोनों में आ जाएगी, क्योंकि उसी में तो भाई आटा बना रहेगा तभी तो उससे बिस्कुट बनेगा। ठीक है, सो इसी में आ जाएगा। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट जो लास्ट कंजम्पशन प्रोडक्ट आपका भाई साहब आटा है तो आटे का ही वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, सो ये डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच्चा पार्टी? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? पहली बात तो डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड एज अ गुड और अ सर्विस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाउंड्रीज में जिस चीज का प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, उसी को हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर इन अ ईयर। अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे फूड का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, ठीक है, हेल्थ केयर का सेक्टर है, होम अप्लायंसेस का सेक्टर है, ऑल दीज आर डिफरेंट सेक्टर्स। उन सेक्टर्स में जो पर्टिकुलर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका फाइनल, और गुड्स और सर्विसेज दोनों भी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जीएसटी सुना है ना भाई साहब? जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज का एग्जांपल, सर्विसेज का एग्जांपल नहीं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं, जो आप यूज करते हैं। वाटर एक सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन एक सर्विस है, ये सारे आपके सर्विसेज तो है। मोबाइल कनेक्शन एक सर्विस है, ऑल दीज आर सर्विस कनेक्शन। ठीक है, तो इनका वैल्यूएशन, तो सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे अगर आपने समझ लो भाई साहब 500 रुपए का कोई प्लान लिया है, ठीक है, जियो से लिया हुआ है, उसमें आपने 500 रुपए का प्लान लिया हुआ है, चाहे वो भाई साहब आप पोस्ट पेड में लें या प्रीपेड में लें। ठीक है, तो ये जो पैसा आप भर रहे हैं ये आप सर्विस का चार्ज भर रहे हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? जैसे आप कोई गुड्स लेते हैं तो उसका जब चार्ज भरते हैं तो वैसे ही सर्विसेज का भी चार्ज होता है। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर इन अ ईयर। प्रिकॉशन इन कैलकुलेटिंग जीडीपी, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। ठीक है, इट ओनली इंक्लूड्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा कि भाई साहब गेहूं, ठीक है, पहले भाई साहब गेहूं प्रोड्यूस हुआ, गेहूं से भाई साहब प्रोड्यूस हुआ आटा, ठीक है, फ्लावर, और इससे भाई साहब प्रोड्यूस हुआ बिस्किट। ठीक है, तो अभी आप किसका वैल्यूएशन लेंगे? बिस्किट के पैकेट में जो प्राइस है उसका, कि आटे के पैकेट में जो प्राइस है उसका? अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट है तो आप इसका वैल्यूएशन लेंगे, ताकि दोनों का काउंटिंग ना हो जाए, फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, जैसे ऐसे देखो कि भाई आपको भाई साहब कोई प्रोजेक्ट मिला है कि जितने भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं एमएनआर में, उनका मतलब उनको टोटल कीजिए। ठीक है, तो आप अगर ऐसे टोटल करते हैं कि पूरे स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हर सेक्शन में 10th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या सही होगा? नहीं, राइट? या तो आप हर सेक्शन में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कीजिए, या तो जो टोटल है डेटाबेस में दिखा रहा है उसको ऐड कीजिए। तो ये डबल काउंटिंग मत कीजिए, डबल काउंटिंग में आपको एरर आ जाएगा नंबर्स का। ठीक है, सो यही होता है यहाँ पे। अगर मैंने भाई साहब बिस्कुट में ऐड कर लिया है जीडीपी में और फ्लावर को भी जीडीपी में ऐड कर रहा हूं, तो भाई साहब डबल काउंटिंग हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। जैसे फ्लावर को हम काउंट तब तक नहीं करेंगे जब तक बिस्कुट बनाने में यूज हो रहा हो। अगर फ्लावर रोटी बनाने में यूज हो रहा है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट रोटी है, ठीक है, तब आप उसको काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है ये? इट ओनली इंक्लूड्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसी को ये इंक्लूड करता है। The GDP calculation will only include the final goods and services. Final goods include the values of all raw materials and intermediate goods. तो जितने भी भाई साहब आपके raw materials हैं, ठीक है, प्लस द इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको सबका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, ओके। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जब हम भाई साहब उभर रहे थे लाइफ में, है ना, जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था, तो चारों तरफ जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती, फैक्ट्रीज डेवलप नहीं होती, तो लोग अपना भरपाई कैसे कर रहे थे?
भरण पोषण कैसे कर रहे थे? प्राइमरी सेक्टर से जो भी उत्पादन हो रहा था। प्राइमरी सेक्टर में भाई साहब फिशरीज है, प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर में आपका माइनिंग है, ये सारी चीज़ों से भाई साहब हमारा गुजर बसर चल रहा था, ठीक है। सो एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री में जब इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है ह्यूमन एक्टिविटी का। बेटा धीरे धीरे नींदिया आ रही है तुमको। प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होता है, जब हमारा डेवलपमेंट जस्ट चालू हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है भाई साहब आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सो एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रॉस्पर्ड एंड प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। तो धीरे धीरे भाई साहब हमने क्या किया, ट्रैक्टर्स लगाए। भाई साहब देखो, ये एक मशीन है, एक खेत को भाई साहब एक दिन में ये काम कर सकता है। उसी खेत में अगर आप लेबरर्स लगाएंगे तो शायद आपको 7 दिन लग जाए, है ना, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लेबरर्स दैट यू आर गेटिंग। सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हाउएवर दिस कैन फिनिश ऑफ द वर्क इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। आपका भाई साहब अभी जैसे फसल की जो कटाई होती है, अगर इसमें अभी आपने लेबरर्स को एम्प्लॉय किया, बहुत टाइम लगेगा। ये ऐसे मैकेनाइज्ड कटिंग होती है जो फटाफट भाई साहब आपके खेतों को काट कर पूरा फसल अलग कर देगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट होता गया, as the methods of farming change, so as and when we adopted new methods of farming, new mechanized methods of farming, ठीक है, mass production happened, agricultural sector prospered and produced much more food than before, ठीक है। so much more food was produced than before, agriculture sector prospered because of mechanized ways, okay। many people, तो now what happened, देखो एक ही खेत में पहले 15 लोग 20 लोग काम करते थे, अभी आपने उस खेत में ट्रैक्टर्स लगा दिए, मशीन्स लगा दिए, तो क्या उन 15-20 लोगों की जरूरत पड़ेगी? शायद ज़्यादा 1 या 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बाकी के 13 लोग क्या करेंगे, ठीक है। अगर उस खेत में रहेंगे भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट यील्ड एनी आउटपुट, एक्स्ट्रा आउटपुट फॉर बीइंग प्रेजेंट देयर, सो दे माइट एज वेल गेट एम्प्लॉयड इन समवेयर एल्स। तो जब समवेयर एल्स में होगा तो इसी तरह से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ओके। मेनी पीपल लुक अपॉन द एक्टिविटी दैट इज क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स। सो ये अभी क्या करने लगे, जो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व थे अभी तक, because of improved and mechanized methods of farming, these people who were actually based only on farming now adopted different occupations, like some of them became traders, some of them became craftsmen, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है कि जितना आपका मैकेनाइज होता जाएगा प्रोसेस, उतना ही उसमें एम्प्लॉयमेंट भी कम होता जाएगा। एक्चुअली में उतनी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत भी नहीं है, यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर, ठीक है, ओके। बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज मेनी टाइम्स, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली बाइंग और सेलिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मार्केट्स आपके बढ़ जाएंगे, और मार्केट्स अगर बढ़ेंगे तो मार्केट्स में जो व्यापारी होंगे वो भी बढ़ेंगे, बिजनेसमैन भी बढ़ेंगे, है ना। सो जो लोग अभी तक सिर्फ भाई साहब खेती बाड़ी कर रहे थे, अभी उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके क्या बना लिया, बिजनेसमैन बना लिया भाई साहब। दे आर नाउ डूइंग बिजनेस, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड्स इन दोज नंबर्स एज दे वर रिक्वायर्ड अर्लियर, ठीक है। सो बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स, तो आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, ओके। बिसाइड्स देयर वर आल्सो एडमिनिस्ट्रेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, आरबी एक्सेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स लग गए भाई साहब, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स हर एक जगह पे भाई साहब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी जो उस पूरे बिजनेस हाउस को फंक्शन करे, जो उस पूरे बिजनेस हाउस को मैनेज करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन योर स्कूल विच इज बेसिकली एन एजुकेशन सेंटर, द प्रिंसिपल हैपेंस टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स। देन यू नीड द आर्मी। एक बार भाई साहब आपने कंट्री को सुरक्षित कर लिया तो उसको पूरे बॉर्डर में आपको भाई साहब आर्मीज डिप्लॉय करनी पड़ेंगी सो दैट अटैक्स आर नॉट हैपनिंग, ठीक है। सो ये इन सब चीजों में आपका जॉब्स बढ़ने लगा, ठीक है, इन सब चीजों में आपके जॉब बढ़ने लगे। मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वेर नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऑल दीज वेर गुड्स विच आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। So when these products were secondary sector, now as and when the primary sector developed because there was introduction of heavy machinery in the primary sector, which rendered most of the people involved in primary sector as jobless or workless, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भाई साहब दे स्टार्टेड देम एम्प्लॉइंग देमसेल्व्स, ठीक है। More than 100 years ago, new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. जैसे आपका देखो वॉल्क्सवैगन का फैक्ट्री है जो जर्मनी में स्टार्ट हुआ, आपने पढ़ा था देखो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में, व्हेन हिटलर एक्चुअली टुक ओवर ही स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, वॉल्क्सवैगन वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स अंडर हिज रेजीम विच एक्सपैंडेड,
ठीक है। तो बहुत भारी मात्रा में भाई साहब कार मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ, ठीक है। तो ये आपका देखो आज 100 साल हो गए हैं भाई साहब इंडस्ट्रीज को आए हुए, मैन्युफैक्चरिंग वाज इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज इंक्रीज होने लगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका जॉब जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बढ़ने लगा। फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, मास स्केल में प्रोडक्शन कर रही हैं, दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग ऑन अ मास स्केल। और ये जो मास स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज एक्चुअली केटरिंग टू अ ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, सो पीपल हु अर्लियर वर्कड इन फार्म्स बिगैन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। पीपल बिगैन टू यूज मेनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। तो भाई साहब बहुत चीप रेट्स में ये सब खरीदने लगे, ठीक है। फैक्ट्रीज में चीप रेट्स में बिकने लगे ये, ठीक है। स्पिनिंग, वीविंग, पेपर मेकिंग, ऑटोमोबाइल मेकिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्टील मेकिंग, ब्रिक्स मेकिंग, जैगरी मेकिंग, ये सारे जितने भी चीजें हैं वो बहुत मास स्केल में होने लगा। नाउ वी कम टू द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा करके सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल इंडस्ट्री है, आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली इनटू सर्विस, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बेसिकली गॉन टू अ गारमेंट शॉप, ठीक है, आप किसी भी गारमेंट शॉप में जा रहे हैं तो वो गारमेंट्स आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये उनका काम है, ठीक है। कम्युनिकेशन, देन वी हैव बेसिकली कॉल सेंटर्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ये टर्शियरी सेक्टर है, इसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही प्राइमरी सेक्टर के साथ कोई लेना देना है, ठीक है। ओके, describe the historical changes that have taken place in the sectors of the economy in the developed countries. The history of developed countries, कोई भी नोटबुक क्यों नहीं रखता है? Why? मतलब कुछ भी नोट करना नहीं रहता है, everything is getting processed here, some super processor is there. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ why? Is there a specific reason? नहीं, हम भाई साहब एंटरटेन होने आए हैं, बस पॉपकॉर्न की कमी है, मंगाया जाए। Can we have some notebooks please? प्राइमरी सेक्टर्स प्रीडोमिनेंटली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, ठीक है। आपके जितने भी प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर मतलब आपका क्या क्या जुड़ा है प्राइमरी सेक्टर से, आप बताइए एक चीज जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है, प्राइमरी सेक्टर से एक चीज, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली कनेक्टेड टू द प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर्स प्रीडोमिनेंटली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर से आता है, ठीक है। ओके, एंड हेल्ड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा करके पहले के जमाने में ज्यादा करके जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर से जनरेट हो रहा था, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर वाज द, देन व्हेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्रीज्ड देयर वाज अ नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डोमिनेटेड द इकोनॉमी। धीरे धीरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्रीज होता गया, ठीक है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हमने मशीनरीज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। देन व्हेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्रीज देयर वाज अ नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डोमिनेटेड द इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भाई साहब इवॉल्व होने लगे, ठीक है, डोमिनेट द इकोनॉमी। मच ऑफ द वर्कर्स शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ज्यादा करके जितने भी वर्कर्स थे दे शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड प्रोड्यूस्ड मच सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मच सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड, तो ये जो सारे लोग थे जो आपके प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, जिनको अभी जरूरत नहीं थी क्योंकि मशीनरीज आ गए हैं, दे स्टार्टेड एम्प्लॉइंग देमसेल्व्स इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। द सर्विस सेक्टर हैज नाउ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो पहले क्या था, पहले था भाई साहब आपका प्राइमरी सेक्टर विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, नाउ द सर्विस सेक्टर, द टर्शियरी सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है। फर्स्ट द प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है। आफ्टर 100 years मोस्ट ऑफ द वर्कर्स शिफ्टेड टू सर्विस। तो धीरे धीरे 100 सालों में जैसे जैसे आपका भाई साहब सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा, टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने लगे और डिमांड बढ़ने लगा, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स एक्चुअली शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सब आपको आंसर में इंक्लूड करने हैं, इस तरह से आंसर लिखा जाना है भाई साहब। तो पहले प्राइमरली द प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू जीडीपी, एज एंड व्हेन the industrialization started happening, as and when more and more goods were being supplied, as and when mechanized farming started happening, then lesser number of people who were employed in the primary sector were required. Now this workforce actually started shifting into the secondary and tertiary sectors, which was primarily the service sector, okay, and hence 100 years now, okay, most of the, now we basically map the development to, we can say that tertiary sector is the most
contributing factor to the GDP. ठीक है, the service sector has now become the most important sector in terms of total production and employment generation without disturbing the production and productivity of the other two sectors. तो ऐसा नहीं है कि लोग अगर टर्शरी सेक्टर में मूव करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर ठप हो जाएगा. प्राइमरी सेक्टर में जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग हैं. ठीक है, पहले 100 लोगों की जरूरत पड़ रही थी, अभी 2 ही लोगों की जरूरत पड़ रही है. ट्रैक्टर्स आ गए हैं, हैवी मशीनरीज आ गए हैं, तो ये सबसे भाई साहब काम 2 लोगों में ही निपट जाएगा. तो ये जो 98 लोग हैं ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए. सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर एंड मोर पीपल इन द टर्शरी सेक्टर डजंट नेसेसरली मीन दैट द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी और अ कंट्री इज गोइंग टू सफर. देयर इज नो इम्पैक्ट. ठीक है, देयर इज नो इम्पैक्ट बिकॉज दे हैव बीन वेल प्लेस्ड आउट हियर. ठीक है, so it is seen that economic structure has been shifting from primary to secondary sector and finally to tertiary sector in developing countries, developed countries. तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें हमको एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से टर्शरी. जितना ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट टर्शरी सेक्टर में बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी इंडिकेटर है डेवलपमेंट का. ठीक है, द मोर द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस इन द टर्शरी सेक्टर द मोर विल बी द डेवलपमेंट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द मोर क्यों टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? Why will it increase? Why can you say that the more is the employment in the tertiary sector for a country, the more developed country it would be? Why? Why? How are you saying? सर्विस अच्छी रहेगी? नहीं. और क्या रीजन हो सकता है? तो वो क्या प्राइमरी सेक्टर से नहीं बढ़ेगा? ऐसा क्यों है कि भाई साहब टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका आप बोल सकते हैं इट्स अ हेल्दी इंडिकेटर ऑफ योर इकोनॉमी. एक आंसर दो मेरे को कि अगर मैं बोलूं कि तुमने 10th कर लिया है, तुम बोर्ड पास हो गए हो, तो क्या तुमको फिर मैं अलग से पूछूंगा अच्छा तुमने 6th पास किया था क्या? अच्छा तुमने 7th क्लियर किया था क्या? इट विल बी एन इनवैलिड क्वेश्चन. अगर तुम बोल रहे हो कि भाई साहब ये रहा मेरा मार्कशीट, ये मैं पास हो चुका हूँ, सर्टिफिकेट, तो wouldn't be a stupid question to ask whether you have cleared your 6th or 7th. It would be a stupid question. इसी तरह से टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा है? ये जो लोग आ रहे हैं टर्शरी सेक्टर में कहाँ से आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं ना क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी में इनको जरूरत नहीं है. वेयर इज दिस क्राउड कमिंग फ्रॉम? अगर भाई साहब प्राइमरी में मैकेनाइज्ड फार्मिंग ना हो तो इन लोगों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. अगर भाई साहब प्राइमरी में ट्रैक्टर्स ना हो, बड़े बड़े मशीन्स ना हो, ठीक है, तो वापस चलना पड़ेगा इनको प्राइमरी सेक्टर में. तो ये जो क्राउड आ रहा है इसका मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो गया है. प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो गया है, इसी की वजह से तो टर्शरी सेक्टर में इतना क्राउड आया है. सो द मोर एंड मोर पीपल हु गेट इन्वॉल्व इन द टर्शरी सेक्टर आर एक्चुअली एन हेल्दी इंडिकेटर फॉर एन इकोनॉमी. They are indicating that the economy is basically booming. Why? Because more and more people are now involved in the tertiary sector and lesser number of people are involved in the primary sector because that is automatically on a mechanized mode. समझ में आ रहा है? तो वो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रहा है. तो टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट कर चुके होंगे. ठीक है, आप 10th में तभी आ सकते हो जब 6th और 7th आपने पढ़ लिया रहेगा. समझ में आ रहा है ये? तो हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि the development of or rather a country is developed if more and more people are employed in the tertiary sector, because it obviously means that the primary sector has been well taken care of. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this one people? ठीक है, okay. Any questions? बच्चा पार्टी, any questions? Okay. GDP by primary sector and tertiary sectors. अभी आप देखो यहाँ पे 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर आपका ब्लू से है और भाई साहब टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर आपका ग्रीन से है और टर्शरी सेक्टर है. ठीक है, सो आप अगर देखोगे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर आपका रेड से है और ये आपका ग्रीन से टर्शरी सेक्टर है. तो 1973-74 में देखो मेजर आपका प्राइमरी था, थोड़ा सा सेकेंडरी था और थोड़ा सा टर्शरी था. ठीक है, अभी आप देख लो भाई साहब 2013-14 में इंडिया की कहानी है ये. ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और यहाँ पे देखिए टर्शरी. सो टर्शरी सेक्टर इज नाउ आउटग्रोइंग द प्राइमरी सेक्टर. और आप ये बोल सकते हो कि इस टर्शरी सेक्टर में जो इतने लोग आए वो कहाँ से आए हैं? इस प्राइमरी सेक्टर से ही आए हैं, क्योंकि अभी फिलहाल प्राइमरी सेक्टर में इतने लोगों की जरूरत नहीं है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. सो जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर में करोड़ में है भाई साहब. ठीक है, तो 2.6 लाख करोड़ लोग भाई साहब किस में इन्वॉल्व थे? प्राइमरी में. ऑफ कोर्स इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा है, बट
हम यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2.6 लाख करोड़ भाई साहब किसमें थे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में 1.3, तो टर्शियरी में कितने थे 1.5, तो 5.4 लाख में आपका 2.6, ऑलमोस्ट 50% आपका प्राइमरी में था, 50% से भी ज्यादा दिख रहा है भाई साहब। 5.4 लाख करोड़ जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो भाई साहब काम कर रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, 5.4 लाख करोड़ लोग जो हैं वो, उसमें से 2.6 लाख करोड़ तो भाई साहब प्राइमरी में इन्वॉल्व हैं। 5.4 का आधा कितना होता है 2.7, तो अप्रॉक्सीमेटली 50% हम बोल सकते हैं प्राइमरी में था, कभी 1973-74 में, ठीक है। ओके, लुक एट दिस डेटा फॉर 2013-14 इन करोड़। प्राइमरी में 9 लाख है, अभी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा है ऑब्वियसली, यहाँ पे 5.4 था, 10 गुना पॉपुलेशन बढ़ गया है, लेकिन हम परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। 57 लाख करोड़ जिसका प्राइमरी सेक्टर में कितना है 9 अपॉन 57 मीन्स वॉट, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 20, 3 3 जा 9, 3 इस जाएगा भाई साहब, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 अपॉन 19 ना, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6 का भाई साहब कितना वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 1 जा 6, 1.6, ठीक है। तो आप देखो 9 लाख 57 लाख का कितना है 16% है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% था। इसको देखो, इसको आप इसको मत देखो, देखो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ गया है, यहाँ पे 5.4 लाख था जिसका 50% प्राइमरी में था, यहाँ पे 57 लाख है जिसका बस अब ओनली अराउंड 16% आपका प्राइमरी में अभी भी है, ठीक है, क्लियर है। सो इफ यू सी द परसेंटेज हेयर इन द प्राइमरी सेक्टर हैज बेसिकली, यहाँ पे देखो 5.4 है, इसका 1.5 इधर है, 5.4 बाई 1.5 कर लो भाई साहब, कितना आएगा ये 3 5 जा 15, 3 27 जा 54, 5 1 जा 5, अप्रॉक्सीमेटली 6, वही देखो 16%। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 35 बाई 57, अगर इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट भाई साहब आपका 50% से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सो दिस हैज इंक्रीज्ड, ओके। द टोटल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज ग्रोन ओवर 40 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 40 सालों में ग्रो हुआ है। वाई हैज द प्राइमरी सेक्टर रिमेन मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर सेक्टर इन स्पाइट ऑफ इट स्मॉल शेयर इन जीडीपी। तो भले ही हम बोल लें कि भाई साहब प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है? भाई हमारा जीवन नहीं चलेगा प्राइमरी सेक्टर में से प्रोडक्शन नहीं हुआ तो। हम सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% का डिपेंडेंसी आपकी प्राइमरी सेक्टर से आती है। आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो कॉटन का बना हुआ है, आप जो खाना कर रहे हैं वो भाई साहब प्राइमरी सेक्टर से है, आप जो पानी पी रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर से है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट यू हैव बीन यूजिंग एक्चुअली बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। आप जो फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। आप जो लोहा यूज़ कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर का है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली प्राइमरी सेक्टर। तो कैन वी पुट अ स्टॉप टू द प्राइमरी सेक्टर? द आंसर इज नो, यस, बट वी कैन ensure that less and less of workforce is involved in the primary sector. Our dependence on primary sector is overgrown, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है, तो आपके पॉपुलेशन के बढ़ने के साइज के हिसाब से आपके प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, सो व्हाई हैज द प्राइमरी सेक्टर रिमेन्ड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर सेक्टर्स इन स्पाइट ऑफ इट्स स्मॉल शेयर इन जीडीपी? तो भाई साहब स्मॉल शेयर इन जीडीपी है, जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। शेयर ऑफ सेक्टर्स, तो अगर आप देखोगे भाई साहब 73-74 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। इन 1973-74 शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, प्राइमरी भाई साहब कितना था 40% था, जीडीपी का 40% शेयर प्राइमरी सेक्टर के पास था, ठीक है। सेकेंडरी का 12 एंड टर्शियरी का 48 इन 1973-70, ठीक है, 74। ओके, नाउ इन 2013-14 अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज 40 से रिड्यूस होकर कितना हो गया 12, सेकेंडरी सेक्टर का 20 और टर्शियरी सेक्टर का ऑलमोस्ट 20% बढ़ गया है 68%, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द टर्शियरी सेक्टर हैज ओवरग्रोन। तो शेयर ऑफ सेक्टर्स अगर हम देखेंगे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कैसे चेंजेस आए, दिस इज समथिंग दैट वी कैन सी फ्रॉम हियर, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो इफ यू लुक इनटू इट, आप देखोगे भाई साहब अगर हम 100% का बार ग्राफ बना लें तो आप देखोगे टर्शियरी सेक्टर का भाई साहब 20% बढ़ गया है और यहाँ पे भाई साहब कम हो गया है। पहले उधर कितना था 40% था, यहाँ पे अभी 12% हो गया है, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो जीडीपी में ये आपके ओवर द 40 years प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स हैज इंक्रीज, बट इट हैज इंक्रीज मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। सबसे ज्यादा भाई साहब टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा है। रीजंस फॉर राइजिंग इंपॉर्टेंस इन द टर्शियरी सेक्टर, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। आपके भाई साहब जैसे हॉस्पिटल्स ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बैंक्स, पुलिस स्टेशंस, विलेज
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, कोर्ट्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम जितने भी आपके सर्विसेज हैं, दे आर ऑल फॉलिंग इनटू द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भाई साहब, स्टोरेज, ट्रेड, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। एग्रीकल्चर डेवलप्स, अगर भाई साहब एग्रीकल्चर आपका डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा भाई साहब, इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। इफ एग्रीकल्चर डेवलप्स देन ऑब्वियसली इंडस्ट्री विल आल्सो डेवलप, एंड इफ इंडस्ट्री डेवलप्स देन सर्विसेज विल डेवलप, तो सर्विसेज डेवलप होंगी भाई साहब। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलप्स, इंडस्ट्रीज डेवलप, सर्विसेज आल्सो डेवलप। ओके, ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये सब भी भाई साहब डेवलप होंगे। ठीक है, तो मोर इनकम तो मोर सर्विसेज। देखो, अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो आप अपने लाइफ में क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, है ना। एक देखिए, जैसे जैसे अगर किसी का फैमिली इनकम कम है तो किसी छोटे से स्कूल में डालेंगे उसको, गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, आंगनवाड़ी स्कूल में डालेंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो अच्छे स्कूल में डालेंगे, ऐसा सोच होगा, है ना। ठीक है, ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट विल इंक्रीज। IT companies are getting set up, communication is happening. Which sector has emerged as the largest producing sector in the Indian economy in the last decade? Last decade मतलब last 10 सालों में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा improve हुआ है? तो it is tertiary sector. From a meager to 40%, कितना था भाई साहब 1973-74 में 46, it has increased to almost 66 by 20%. Demand for tertiary sector activities like transport, storage and trade has increased substantially with the development of the primary and secondary sectors. जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, ऑब्वियसली बात है कि टर्शियरी सेक्टर भी उतना ही डेवलप होगा। ठीक है, इट विल डेवलप ऑल द मोर विद इंक्रीज इन इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल, डिमांड फॉर टूरिज्म। तो अगर इनकम लेवल बढ़ता है तो लग्जरीज इन लाइफ बढ़ेंगी। ठीक है, देखो लग्जरी होती है क्या, जो आप मतलब पैसा खर्च करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, लग्जरी इज समथिंग ऑन विच यू आर स्पेंडिंग मनी। तो यहां पे आपका विद इंक्रीज इन इनकम लेवल्स, तो जैसे जैसे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा तो देयर वाज एन इंक्रीज इन द इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल। डिमांड फॉर टूरिज्म बढ़ गया भाई साहब, शॉपिंग बढ़ गया, डिमांड फॉर एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज हैज आल्सो इंक्रीज। सो डिमांड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज हैव इंक्रीज्ड। Basic services of education, healthcare and communications require a large number of people to be engaged in these tertiary sector activities. ठीक है, basic services के education का, healthcare का, communication का require a large number of people to be engaged in these tertiary activities. Liberalization of the economy has boosted faster growth in financial services. What is liberalization? What is liberalization? आपको मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, इंडिया में 1990 तक इंडिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत खराब मतलब बहुत ही खराब। ठीक है, लेट्स से सो व्हाट हैपेंड इन इंडिया वाज बाय द ईयर, तो इंडिया में फॉरेन का जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा था। आज की तारीख में जो पाकिस्तान की हालत है वो ऑलमोस्ट इंडिया की हालत हो चुकी थी। 1990 में हमारे पास, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मतलब यूएनओ का वर्ल्ड बैंक से हमने लोन मांगा, तो उन्होंने हमारा फाइनेंशियल असेसमेंट किया और बोला कि देखिए हम लोन तो आपको दे देंगे लेकिन आप इस लोन को चुकता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आपकी इकोनॉमी गिरती जा रही है और जिस तरह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, आप इस लोन को चुकता नहीं कर पाएंगे। सो एक्चुअली डोंट क्वालिफाई टू गेट अ लोन। ठीक है, पहली बात तो ये, लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर ग्लोबलाइजेशन लाते हैं, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है भाई साहब, इसके पहले इंडिया में कैसा था कि हम फॉरेन कंट्रीज के गुड्स को यहाँ पे आने नहीं देंगे। ठीक है, इंडिया में 1990 तक भाई साहब सिर्फ 2 ही कंपनीज आ पाई थी, एक था कोको कोला, ठीक है, और दूसरा एक और कंपनी था यार मैं भूल गया। ठीक है, तो हाँ सुजुकी, हाँ शायद सुजुकी था। ठीक है, तो ये दोनों कंपनीज ही आ पाई थी। ठीक है, और इनको भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे इंडिया में आने के लिए। ठीक है, इंडिया में आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। जैसे ही कोको कोला आया इंडिया में भाई साहब फटाफट से अच्छा ये इंग्रेडिएंट है, थम्स अप निकाल दिया भाई साहब। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती थी। अभी क्या हुआ है भाई साहब, तो अभी समझो 1990 में अगर कोई नाइकी का शू पहन के घूम रहा है तो इसका मतलब उसके फैमिली में कोई तो रहेगा जो बाहर गया रहेगा और उसने नाइकी का शू लाया रहेगा। ठीक है, आज की तारीख में हर ऐरा गैरा नत्थु गैरा नाइकी का शू पहन सकता है, घर बैठा है वैसा, उसको दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ? ठीक है, आज भाई साहब आप एक
मॉनिटर अगर यूज़ कर रहे हैं, डेल कंपनी का मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, अगर एक मैक्सअप का इंटरैक्टिव पैनल यूज़ कर रहे हैं जो चाइना में बना है, वो आपके पास कहाँ से आया? क्या आप चाइना गए थे इसको लाने के लिए? नहीं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हुई, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई साहब देखिए, आप अपने दम पे बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी कंट्री अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। आपके पब्लिक को जो चाहिए, ठीक है, वो सारा का सारा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो भाई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने दीजिए, और आप अपने दरवाजे खोलिए भाई साहब, आप अपना मार्केट खोलिए, क्योंकि अगर आप अपना मार्केट खोलेंगे तो बाहर के प्रोड्यूसर्स आएंगे अपना माल बेचने के लिए। आपको क्या लगता है सिर्फ उनका ही प्रॉफिट होगा? नहीं भाई, नोकिया के शॉप में या आपके सैमसंग के शॉप में कोई अगर मोबाइल बेच रहा होगा किसी इंडियन को, तो वो इंसान भी तो इंडियन ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब जापान से या सीधा चाइना से कोई माल बेचने आया है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए, आप अपने मार्केट्स को खोलिए, और उस टाइम पे बहुत अफला तफली हुई थी, मतलब बहुत लोगों ने इसका प्रतिवाद किया था, बहुत लोगों ने मतलब इसका प्रोटेस्ट किया था कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। आज की तारीख में जो आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ये इस डिसीजन की वजह से दिख रहा है, ठीक है। वरना हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इन्होंने बोला कि भाई आपके जितने भी गोल्ड रिजर्व्स हैं ना पूरे कंट्री के, उसको भी अगर आप गिरवी रख दोगे तो भी आप लोन के लिए क्वालिफाई नहीं करते हो, क्योंकि अगले 10 सालों में भी इस लोन को आप चुकता नहीं कर सकते। तो हमारी मानिए, अपने मार्केट्स को खोलिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने मार्केट्स को खोलेंगे, दूसरे कंट्रीज भी अपने मार्केट्स को आपके लिए खोल देंगे, तो आपका ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। अभी तक अपने आप को आपने क्लोज रखा है। ओपन अप योर मार्केट्स, इसी को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। और वहां से इंडिया की भाई साहब कहानी चेंज हुई, वरना भाई साहब आज भी हम सड़ रहे होते, ठीक है। ये जो डिसीजन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। उस टाइम पे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में एक जो मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ही वॉज बेसिकली द फाइनेंस मिनिस्टर। ये बहुत सारी डिग्रीज लेकर आए थे, मतलब बहुत ही लर्नेड इंसान है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, ये जो प्रपोजल हमको मिल रहा है ये सही है, ये प्रपोजल अगर हम अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जितनी भी कंट्रीज़ ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। हमारी जो फाइनल परिस्थिति में सुधार आया है आज की तारीख में, वो इसी वजह से आया है, ठीक है। भाई देख लो, आज की तारीख में आप क्या क्या यूज़ करते हैं। एक मोबाइल यूज़ करते हैं जो इंडिया में बना है क्या? नहीं बना है भाई साहब। जो जूता आप पहनते हैं वो पैसा इंडिया में बना है क्या? शायद हाँ या शायद ना, ठीक है। ज़्यादा करके आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बने ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द स्टोरी सो फार। तो ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज़ बूस्टेड फास्टर ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो भाई साहब फास्टर ग्रोथ हुआ है, ठीक है, लोगों का फास्टर ग्रोथ हुआ है, ओके। इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। अभी देखो, जैसे इंडिया को ये बोला गया कि भाई आप अपने मार्केट्स को रिलैक्स कीजिए, लेट अदर्स कम, देन अदर कंट्रीज विल ओपन अप देयर मार्केट्स फॉर यू। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनता है भाई साहब, और इंडिया ने कंप्यूटर्स में अच्छा खासा माहिरत हासिल कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट तो भाई साहब ऑलमोस्ट 60% इंडियंस वहीं पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड क्रिएटेड अ बूम इन कॉल सेंटर्स, ठीक है। भाई साहब कॉल सेंटर्स बनने लगे। आज की तारीख में देखो, अगर यूएस में एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को उनको पैसा देना, क्या कर रहा है तब से तू? अगर यूएस में, ठीक है, यूएस में एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को उनको पैसा देना पड़े, ठीक है, सो दे वुड बी पेइंग एनीवेयर फ्रॉम 800, हम 800 तो कम बोल रहा हूँ, $1200 to $2000, इतना पैसा इनको देना पड़ेगा एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को, ठीक है। कॉल सेंटर के एम्प्लॉय मतलब जो बैंक का काम कर रहा हो, जो कस्टमर के क्वेरीज हैंडल कर रहा हो। $2000 मतलब आपके 80 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 2000 इंटू 80, ठीक है, 2 8 16, 1 2 3 4, ठीक है, 1,60,000 मतलब महीने का 1,60,000 रुपये उसको देना पड़ेगा, ठीक है। यही काम इंडिया में बैठे एक इंसान को आप 25,000 देकर करवा सकते हैं, वो खुशी खुशी कर लेगा, ठीक है। 25,000 देकर आप करवा सकते हैं। आज की तारीख में इंटरनेट टेक्नोलॉजी में कॉल हो रहा है, कॉल यहाँ पे राउट हो रहा है, बात हो रही है, सारा एक्सेस है, यहाँ से आप एक्सेस दे रहे हैं, हो रहा है, मस्त काम हो रहा है, ठीक है। सो कंपनीज़ का पैसा बच रहा है, कंपनीज़ का पैसा बच रहा है, और प्लस सर्विस भी मिल रही है, ठीक है, प्लस इन यहाँ पे लोगों की कमाई भी हो रही है, ठीक है। सो काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स आए, देयर इज़ अ बूम इन द कॉल सेंटर। कॉल सेंटर इंडस्ट्री भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ी, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे कुछ जगह जो सिर्फ अपने कॉल सेंटर्स के लिए बढ़े हैं। यहाँ पे इतने भारी पैमाने पे कॉल सेंटर जॉब्स वेर आउटसोर्स टू इंडिया। सो अगर हम बोलें कि भाई साहब लिबरलाइजेशन में हमको क्या फ़ायदा हुआ,
हम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं। इंडियंस आर वेरी गुड लर्नर्स। तो सॉफ्टवेयर को उन्होंने बहुत जल्दी लर्न किया, जिसकी वजह से भाई साहब इतना बड़ा क्राउड इंडिया का वहाँ पे एम्प्लॉय हुआ है। और हमने ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है, और हमने उनकी तरह बात करना सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर वुड एक्चुअली बी स्पीकिंग टू एन अमेरिकन इन अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है। मतलब उधर से जब कॉल आएगा तो देखो, इंडिया का जो इंग्लिश है और अमेरिका जो इंग्लिश है उसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे फर्क हैं। जैसे आप क्या बोलते हो शेड्यूल, एक अमेरिकन क्या बोलेगा स्केड्यूल, ठीक है। ये सारी थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं जो आपको करने पड़ते हैं। आप बाकायदा उनके कल्चर में उन्हीं की तरह बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंडियंस फटाफट लर्न कर सकते हैं, लैंग्वेज फटाफट लर्न करते हैं। इसीलिए इंडिया में कॉल सेंटर बूम आया, ठीक है। मतलब कॉल सेंटर्स फटाफट बढ़े और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि एक एक कॉल सेंटर में कितने लोग काम करते हैं। 15 से 20 हज़ार लोग भाई साहब एक एक कॉल सेंटर, बड़े बड़े कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, सिटी बैंक का कॉल सेंटर है। ये सब बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो आपके वहाँ पे बिजनेस हाउसेज हैं, उनके कॉल सेंटर्स इंडिया में लोकेटेड हैं। दे आर वेरी गुड लर्नर्स, ठीक है। वहाँ की कंपनी का पैसा बच रहा है, तो एक इंसान को जो पैसा देना पड़ रहा था वो 3 इंसान को यहाँ पे दे सकते हैं, 4 इंसान उसमें हायर हो सकते हैं। तो यहाँ की इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई साहब लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। तो आपका टर्शियरी सेक्टर इन सब चीज़ों के लिए भी बढ़ा है भाई साहब, ठीक है। ओके, नॉट ऑल ऑफ सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। अभी सर्विस सेक्टर में क्या सारे सही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो येस, रिटेल इज इंक्रीजिंग, कम्युनिकेशन भाई साहब बढ़ रहा है डेफिनेटली, कॉल सेंटर्स भी बढ़े हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट येस, हेल्थ केयर अभी भी इज टेकिंग अ बैक सीट, अभी भी पूरा हेल्थ केयर इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ, या कोई भी बिजनेसमैन भी आपको ये लिख कर दे सकता है कि सबसे मुश्किल काम है होटल चलाना, सबसे मुश्किल काम, ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि आपके शेफ्स बदलते रहते हैं, प्लस आपका एम्बियंस बदलता रहता है, प्लस आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस चाहिए रहते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जाकर आप होटल इंडस्ट्री चलाना पाते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। होटल चलाना आज की तारीख में सबसे मुश्किल धंधा है, सबसे ज़्यादा पैसा भी है इसमें, लेकिन मुश्किल भी बहुत है क्योंकि लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, ठीक है। लोग भाई साहब एक चीज़ नहीं खाने आएंगे आपके पास, आप जितना टेस्ट ऑफर करेंगे और अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे उतना। एजुकेशन स्टिल नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमने गाड़ियाँ तो मंगवा ली हैं, लेकिन हमारे रास्तों के हालत देखो इतने ख़राब हैं कि क्या बोले हम, रास्तों के हालत जो है वो इतनी ख़राब है, जैसे शटर डाउन हो रहा है भाई साहब, ओके। बैंकिंग, ट्रेड, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि टर्शियरी सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या टर्शियरी सेक्टर में जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो सबके सब इंप्रूव हुए हैं, इसमें भी चैलेंजेस हैं, देयर आर चैलेंजेस टू दिस एज वेल, ठीक है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरीके के लोगों को भाई साहब एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। वन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। तो एक जगह पे भाई साहब हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स कहाँ पे लगेंगे, कहाँ पे हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स लगेंगे? डॉक्टर्स में तो भाई साहब मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वरना आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हाईली स्किल्ड लगेगा। लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, इंजीनियर्स, ठीक है, यहाँ पे हाईली स्किल्ड जॉब चाहिए, हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए, ठीक है। टीचर्स, इन सब जगहों पे भाई साहब हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोग चाहिए, ठीक है। तो ये तो भाई साहब, सो वन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। यहां पे भाई साहब डिग्री के बिना बात बनेगी ही नहीं, ठीक है। अदर एंड लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉय स्मॉल शॉपकीपर्स, पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन। यहां पे स्किल की जरूरत नहीं है, ठीक है। द स्किल की जरूरत है लेकिन आपके एजुकेशन की जरूरत नहीं है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल बेयरली मैनेजेस टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, अदर ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। तो ये सारा चैलेंजेस चल रहा है भाई साहब इंडिया में, ठीक है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग बट हैव नो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, ठीक है। तो आप अगर देखोगे एक सेक्टर है जहां पे हाईली स्किल्ड लेबर्स की जरूरत, जैसे ये हाईली स्किल्ड पीपल है, ठीक है। आपके लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, दीज आर बेसिकली सर्टिफाइड पीपल, ठीक है। जजेस हो गए, दीज आर सर्टिफाइड पीपल। ओनली इफ यू अटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल यू फिट इनटू दीज रोल्स, ठीक है। वन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज, अभी आपका देखो जैसे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। अदर एंड लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयज, जैसे यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पीपल हैं, ठीक है। ये इनका स्किल सेट तो है लेकिन एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग। भाई साहब इनका तो बहुत, जैसे रिक्शे वाले हो गए, ठीक है, बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग बट हैव नो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। इनके पास और कोई
जरिया नहीं है इनकम जनरेट करने का। तो दैट इज द रीजन दैट दे हैव एम्प्लॉयड देमसेल्व्स इन दीज एक्टिविटीज। ओके, तो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन 1972-73, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, प्राइमरी में कितना था भाई साहब 74 था, ठीक है, सेकेंडरी में कितना था 11 था, और टर्शियरी में कितना था भाई साहब 15%, ठीक है, 15% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन टर्शियरी सेक्टर। इन 2011-12 शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितना हो गया देखिए, ठीक है, इन 2011 एंड 12 प्राइमरी 49, सेकेंडरी 24 एंड टर्शियरी 27। तो अगर आप देखोगे वैसे अब टर्शियरी का इंक्रीज हुआ है 15 से 27, सेकेंडरी का इंक्रीज हुआ है 11 से 24, और प्राइमरी का डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 74 टू 49, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो देयर इज अ ह्यूज डिक्रीज इन द प्राइमरी सेक्टर। ओके, so this is how it has been. Even today primary sector is the largest contributor to employment in developing economy like India. आज की तारीख में भी अगर आप देखना जाएं तो 74 था, यहाँ पे 49 हुआ है, लेकिन पूरे दौर पे देखेंगे तो 49 is still greater than 24 and 27. Still today in a developing economy like India, primary sector contributes the most of the employment. ठीक है, क्लियर है? ओके, नॉट, तो वाई आर मोस्ट पीपल स्टिल इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर? अभी भी भाई साहब लोग प्राइमरी सेक्टर में क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि नॉट एनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। आज की तारीख में हम बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में ओवर द लास्ट 40 ईयर्स, ठीक है। प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आपके 9 टाइम्स बढ़े हैं, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज आपके ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़े हैं, ठीक है। प्रोडक्शन सर्विसेज हैव इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैव इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। ऑलमोस्ट 50% आपने देखा प्राइमरी सेक्टर में है, ठीक है। मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, मतलब सिर्फ 25%, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50% कंट्री का पॉपुलेशन जिस सेक्टर में इन्वॉल्व है उस सेक्टर से कंट्री का जीडीपी आउटपुट कितना है 25%। 50% ऑफ द पब्लिक और पीपल इन इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर एंड द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज ओनली 25%। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये गलत कैलकुलेशन हो जा रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम यहां से कुछ उठाकर टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में डालें तो जीडीपी बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। ओके, द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस whereas they employ less than half of the people। तो अगर आप देखोगे भाई साहब 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस मतलब 4/5 सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, 4/5 मतलब 75%। 75% जो है जीडीपी का इंडिया में कहां से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर में, जबकि वहां पे लोग कितने हैं? लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, लेस देन 50%। क्या ये समझ में आ रहा है? रेशो बिगड़ा हुआ है। 50% लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूशन ही जीडीपी में आ रहा है, ठीक है। 75% जीडीपी का सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है, लेकिन जीडीपी में जो 75% जो लोग एम्प्लॉयड है वो लेस देन 50% है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। सो अगर हम सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं तभी जाकर हमारा जीडीपी बढ़ेगा, और इसके लिए हमको चाहिए इन लोगों को स्किल सेट दें, लोगों को एजुकेशन दें, लोगों को ट्रेनिंग दें, तभी जाकर वो अपने आप को सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉय कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? खेती बाड़ी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक किसान के साथ 5-6 दिन अगर बिता देंगे तो आप खेती बाड़ी सीख जाएंगे। बड़ी बात है आपके टेक्निकल स्किल्स को सीखना, ठीक है। बड़ी बात है एजुकेशन में अपने आप को अपग्रेड करके उस जॉब के काबिल बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ओके। वाई डज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बोलो ना बोलो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये टर्म आप पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में। एनीवन? जिसका कोई आउटपुट ना हो, तो ठीक है। तो भाई साहब सोहम पाटिल ने शादी की, ठीक है। ये सोहम पाटिल का भाई साहब खेत है, उसने 10 बच्चे पैदा किए, ठीक है। तो ही हैज़ गॉट 10 किड्स, ठीक है, और प्लस सोहम, ठीक है। तो 10 किड्स मतलब 11 लोग, पूरी क्रिकेट टीम भाई साहब इस खेत में काम कर रही है, ठीक है। जो भी अनाज उत्पादन हो रहा है, ठीक है। लेट्स से भाई साहब 1000 टन्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। 1000 टन्स किसी अनाज का प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे गेहूँ हो चाहे राइस हो, व्हाटएवर, ठीक है। अभी सोहम ने क्या किया कि भाई साहब उसने ना ट्रैक्टर मंगवाया, ठीक है, फिर एडवांस मशीनरी मंगाई, ठीक है,
और फिर उसमें काम किया। तो जब उसने ट्रैक्टर और एडवांस मशीनरी मंगाया तो उसने देखा कि सिर्फ 2 जन अगर रहेंगे, एक बेटा और वो, तो ही काम चल जाएगा, ठीक है। और उसने देखा कि भाई साहब अगर फिर भी हम सबको रखें यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब 1005 टन हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा। अभी भी 11 लोग हैं प्लस ट्रैक्टर प्लस एडवांस मशीनरी वगैरह, लेकिन 1005 टन हार्डली कोई, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो 9 लोग हैं इनकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 टन अनाज ज़्यादा पैदा हो रहा है इनके रहने से, ठीक है, जिसको अपन कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो 9 लोग हैं ये है तो यहाँ पे शायद काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनके काम करने से रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो इनका होना और ना होना एक ही बात हो गया। इसको अपन बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट यू आर वर्किंग, हाउएवर यू आर नॉट जनरेटिंग इनकम, हाउएवर यू आर नॉट जनरेटिंग एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, है ना। आप भेष बदल के कोई नाटक कर रहे हैं जैसे, तो इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है कि हाँ बाप रे बहुत काम कर रहा है, पूरे दिन खेत में है, लेकिन पूरे दिन खेत में रहने के बाद यहाँ पे रिजल्ट में कुछ फर्क तो नहीं आएगा। जितना खेत है और जितनी उसकी फर्टिलिटी है उसके हिसाब से अनाज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, भारी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। डज नॉट हेल्प टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। तो जितना ज़्यादा लोग फालतू में ऐसे इन्वॉल्व रहेंगे इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। 50% भाई साहब प्राइमरी सेक्टर है, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। ये सब आपको भाई साहब मेंशन करना पड़ेगा। क्वार्टर ऑफ द जीडीपी मतलब 25% ऑफ जीडीपी। 50% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर। हाउएवर दिस 50% क्राउड इज जस्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट 25% ऑफ जीडीपी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई साहब कि इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 3/4 मतलब 75% भी बोल सकते हैं। 3/4 मतलब 75% होता है। 75% ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन 50% ऑफ द पीपल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपका एम्प्लॉयमेंट जहां पे ज्यादा होना चाहिए वहां पे कम है, और प्रोडक्टिविटी जहां पे कम है वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है। 50%, मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, हाउएवर कंट्रीब्यूशन टू डीडीपी फ्रॉम दिस सेक्टर इज जस्ट 25%, ठीक है। लेस देन 50% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, हाउएवर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स इज अप्रॉक्सिमेटली 75%, ठीक है। So if we move a few people out from agriculture, production will not be affected. ये production effect नहीं होगा. These people are disguised unemployed. Disguised unemployed मतलब वो हैं वहाँ पे, लेकिन उनका actually रहना नहीं बनता है, क्योंकि उनके रहने से और काम करने से भी कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होगा। जमीन की जितनी पैदावार है उतनी सेम रहेगी। जमीन जितना आपका अनाज प्रोड्यूस कर सकता है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। दे आर स्टिल देयर, ठीक है, दे आर स्टिल देयर। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड एंड आर नॉट प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर द कंट्री। ये आपके एसेट्स नहीं है। ओके, लक्ष्मी देवी आती हैं भाई साहब। रामपुर विलेज है भाई साहब मध्य प्रदेश में। ये कोई एक केस स्टडी है। देयर इज बेसिकली अ विलेज इन मध्य प्रदेश। लक्ष्मी एंड हर हस्बैंड वेर स्मॉल फार्मर्स। तो दीज आर बेसिकली स्मॉल फार्मर्स, दोनों भी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। ओके, दे ओन्ड अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड एंड ग्रीव क्रॉप्स लाइक जोवार एंड अरहर, ठीक है। तो ये ज्वार और अरहर की खेती करते थे, ठीक है। इनके पास भाई साहब 2 हेक्टेयर की जमीन थी, ठीक है। ओके, सो दे हैड 3 चिल्ड्रन, 2 sons एंड अ डॉटर, ठीक है, 2 sons एंड अ डॉटर। द एल्डेस्ट सन हैड नेवर बीन टू अ स्कूल एज देयर वाज नो स्कूल इन और नियर बाय हिज विलेज। तो कोई स्कूल नहीं था भाई साहब, ठीक है। ओके, द यंगर सन एंड डॉटर हैड कंप्लीटेड देयर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ न्यूली सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच वॉज अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम देयर विलेज। तो ये 2 भाई बहनों ने भाई साहब पढ़ाई की थी, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था, ठीक है। दो दे वर एडुकेटेड दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन द विलेज, सो दे रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड। तो विलेज में इनके लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि विलेज में ज़्यादा करके प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड काम होता है। सो ऑल्दो दीज 2 siblings had managed to do their education, still they were not able to find adequate employment for themselves in the village, ठीक है। Okay, so what happened? A situation where people of working age are willing to work at the going wages but do not get jobs is known as unemployment. इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। आपकी जितनी भी चीजें हैं ना भाई साहब, उनका डेफिनेशन बहुत एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट, अ सिचुएशन वेयर, देखो अनएम्प्लॉयमेंट आप कब बोलेंगे कि एक इंसान अनएम्प्लॉयड है? कुछ काम नहीं है उसके पास, या कुछ काम नहीं करना है उसको। दो चीजों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। मेरे को पूरा दिन डोरेमोन देखना है, वैसा काम ही नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मेरा ऐसा एटीट्यूड है तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, ये विलफुल अनएम्प्लॉयमेंट है। तुमने ठान लिया है कि भाई साहब नहीं काम करना है, ठीक है। तो यहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन वेयर पीपल ऑफ वर्किंग एज, वर्किंग एज मतलब ऐसा नहीं कि 15 साल के पहले वाले या 65 साल के बाद वाले, ठीक है। वर्किंग एज मतलब 15 to 65 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, आर विलिंग टू वर्क, ये चाहते हैं काम, इनको काम दीजिए, ठीक है। आर विलिंग टू वर्क, तो ये होना चाहिए पहले तो वर्किंग एज। मतलब हम यहाँ पे किसी 10 साल के बच्चे को देखकर बोलेंगे ये तो काम नहीं कर रहा भाई साहब, नहीं भाई साहब वो क्या काम करेगा, ठीक है। सो वेयर पीपल ऑफ वर्किंग एज आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, एट द गोइंग वेजेस मतलब जो पगार मिल रही है उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस पर वो तैयार हैं काम करना, ठीक है। बट डू नॉट गेट जॉब्स इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। आर वी क्लियर? सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? People of working ages, a situation where people of working ages are ready to work at the going wages but still are not getting enough amount of work is known as unemployment. ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं पूरा, मेरे पास भाई साहब काम करने की इच्छा ही नहीं है मुझे, ठीक है। अगर काम करने की इच्छा नहीं है तो कुछ कोई नहीं कर सकता, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते। कोई घर पे ही बैठा है भाई साहब, टाइम पास कर रहा है और वो काम ढूंढने नहीं जा रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं गिना जाएगा, दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट्स इज विल, ओके। तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जेन्युइन है, ये लोग बेचारे शिक्षित हो गए थे और इनके पास ये राजी भी थे, इनको कोई काम दे और पैसा दे तो ये राजी है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है जॉब, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या? हाँ वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। वो रूरल डेवलपमेंट में जो 3 महीने का स्कीम चला है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि देखिए रूरल एरियाज़ जो होते हैं, रूरल एरियाज़ में जैसे समझ लो मेरा कोई बहुत बड़ा फार्म है, ठीक है। अभी इस फार्म में जब मुझे लोगों की हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, या जब मुझे फसल उगानी होगी तब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी के टाइम क्या होगा? बाकी टाइम उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी लोग जो एजुकेटेड नहीं हैं, जो फार्मिंग का काम ही कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको 3 महीने का एक स्कीम दिया है। इस 3 महीने के स्कीम के हिसाब से अगर काम नहीं भी मिला तो उनको एक डेफिनेट पगार मिलती रहेगी ताकि उनका घर चलता रहे, वरना वो मारे मारे फिरते रहेंगे काम के बारे में। अभी एक जगह पे जैसे अगर किसी ने राइस उगाया है तो उसका बाजू वाले खेती वाला वीट नहीं उगाएगा, या उसके बाजू वाला खेती वाला भाई साहब कैबेज नहीं उगाएगा, सब लोग राइस ही उगाएंगे क्योंकि क्लाइमेट उसको फेवर कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर प्लेस का वो सेम ही होता है, वो सेम होता है, मोर और लेस सेम ही होता है। तो द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज मोर और लेस द सेम। तो अगर सेम ही होता है तो सेम टाइम में ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब जब इसकी हार्वेस्टिंग तो इसकी भी हार्वेस्टिंग, इसकी भी हार्वेस्टिंग, जब इसका भाई साहब सीड सोइंग तो इसका भी सीड सोइंग और इसका भी सीड सोइंग। तो इसमें होता क्या है कि उस इलाके के जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको एक टाइम पे ही काम मिलता है, और जब काम नहीं रहता है तो सब खेतों में काम नहीं है। तो ये जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इसमें उस टाइम पे फार्मर का घर कैसे चले, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। ओके, ऑल द 5 members of the family worked in the farm and produce about 20 quintals of jowar during normal monsoons, ठीक है। तो 20 क्विंटल जॉवर सब लोग प्रोड्यूस करते हैं, 5 जन मिलकर, ठीक है। ओके, जॉवर 50 क्विंटल्स, वैसा सब अगर हम बोलें 5 क्विंटल, सॉरी 20 क्विंटल, तो यहाँ पे 5 क्विंटल ईच है ना, ठीक है। ओके, लक्ष्मीज एडुकेटेड चिल्ड्रेन वेर ऑल्सो फोर्स टू वर्क इन द फार्म विथ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्योंकि इनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दे हैड नो अदर ऑप्शंस बट टू बाई काम में हाथ बटाओ और क्या करेंगे, ठीक है। वी हैव नो अदर जॉब्स इन आवर विलेज सो वी वर्क इन द फार्म सो दैट द हार्डशिप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये अभी काम करें। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अभी देखो हमने अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि जो आपकी काबिलियत है उससे गिराकर आपसे अगर काम करवाया जाए और उससे गिराकर आपको सैलरी दी जाए, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, काम तो कर रहे हैं बट ऑल ऑफ देम वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, जो उनका पोटेंशियल है उससे कम काम कर रहे हैं। इसको लिख लीजिए, बहुत है इंपॉर्टेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट,
ओके, सो व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट बच्चा पार्टी? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर apparently वर्किंग बट ऑल ऑफ देम वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। तो वर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन सबके सब भाई साहब लेस देन देयर पोटेंशियल, अपने काबिलियत से कम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकी काबिलियत है, इन्होंने एजुकेशन हासिल किया है लेकिन इनके एजुकेशन के हिसाब से इनको काम नहीं मिल रहा है। दे आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह जिसमें भाई साहब पढ़े लिखे होने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, we have passed our HSC but are working in our farm. ठीक है, so our whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. अभी कोई काम नहीं है तो लगना पड़ रहा है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, सबकी जरूरत भी नहीं है लेकिन सबके सब लगे हुए हैं। शेयरिंग द फार्म वर्क डज नॉट रिड्यूस आवर पॉवर्टी। ठीक है, हमारी गरीबी इससे दूर नहीं हो रही है। लेस रेन्स इन रामपुर, फार्मर्स बिकम एंशियस। ठीक है, द गवर्नमेंट टेक्स अप अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लक्ष्मीज विलेजेस। ठीक है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है। ठीक है, रूरल प्लेसेस के लिए। नरेगा भी बोलते हैं इसको हम। काश भैया तुम कछो ना लिखोगे हैं? हाँ, पेन नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, नरेगा बेसिकली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है भाई साहब? अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर अनएबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है, 3 महीने और 10 दिन। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आर गारंटीड दिस मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। सो अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू, जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, एंड आर इन नीड ऑफ, और जिनको काम चाहिए, ठीक है, आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब बाकायदा गवर्नमेंट पगार देगी इन 100 दिनों का। ठीक है, इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे जिनमें इनको भाई साहब हिस्सा लेना पड़ेगा। कहीं पे गवर्नमेंट छोटा सा स्कूल बना रही होगी, या गवर्नमेंट कहीं पे वेल बना रही होगी, या गवर्नमेंट कहीं पे भाई साहब बस स्टॉप बना रही होगी। इन सब चीज़ों में इनको जाकर लगना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नरेगा, दैट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट बिगिंस विद द, तो जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं तो गवर्नमेंट अपने मजदूर बाहर से लाए, इससे अच्छा ये जो किसान हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो काम करना चाहते हैं और अपने फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, तो नरेगा के हिसाब से इट बिगिंस विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। लेट्स से कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम का, ठीक है, बेटर रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ अ बैंक। ये सारे जितने भी तमाम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगे जो गांव और उस गांव के आजू बाजू इलाकों में हो रहे होंगे, उन जगहों पर इनको जाकर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इनका 100 days का गारंटी ले रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, इन प्रोजेक्ट्स में बाहरी मजदूर ना बुलाकर इनसे काम करवाया जाएगा। ठीक है, ओके। लक्ष्मीज एजुकेटेड चिल्ड्रन गेट अ जॉब, द सन एज अ सुपरवाइजर एट द डैम कंस्ट्रक्शन साइट। तो नरेगा के तहत लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का था, जो एजुकेटेड था, फॉर्चुनेटली ही हैपेंस टू गेट अ जॉब एज अ सुपरवाइजर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, ओके, तो इनको जॉब मिल जाती है भाई साहब। ओके, एज अ क्लर्क एंड द डॉटर गेट्स अ क्लर्क इन द बैंक, get the job of a clerk in the bank. ठीक है, her uneducated son works for a few months as a laborer at the road construction site. ये तो भाई साहब अनएजुकेटेड था क्योंकि इसके टाइम पे स्कूल था ही नहीं, लेकिन इसको रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर का जॉब मिल गया। ठीक है, एट अ रोड कंस्ट्रक्शन साइट। तो नरेगा के तहत तीनों भी बेनिफिट में आ गए। ऑल द 3 वेर एक्चुअली बेनिफिटेड। ठीक है, ओके। नाउ देर इज एक्स्ट्रा इनकम इन लक्ष्मीज फैमिली। तो अभी सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही बेसिकली किस में है? एग्रीकल्चर में है। बाकी तीनों जो हैं वो अलग अलग कमाई कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों अपने हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, सो नाउ देयर इज एक्स्ट्रा इनकम टू द फैमिली। दिस ईयर ओनली 3 people वर्कड इन लक्ष्मीज फार्म इंस्टेड ऑफ 5, बट सरप्राइजिंगली द प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग रिमेन द सेम।
दैट इज 20 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में भाई साहब वो जो 20 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा था वो सेम ही रहा। इसका मतलब ये 3 जो बाहर काम करने गए इससे प्रोडक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं आया, देयर वाज नो इंपैक्ट इन द प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट था इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वेरिन यू आर वर्किंग बट अपेरेंटली यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन और टू एनी इंक्रीज इन फैमिली इनकम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वेरिन यू आर रेडी टू वर्क एंड यू आर रेडी टू बी accepting a salary which is as per the current wages but still you are not getting a job. So in order to cure this what government, तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई साहब हम प्राइमरी सेक्टर से कैसे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हम तभी बढ़ा सकते हैं जब प्राइमरी सेक्टर को लोगों को यहाँ पे मूव करने लगे, और इसके लिए हमको अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी पड़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे स्कीम्स अगर हम लेकर आते हैं जैसे नरेगा जैसे स्कीम्स जहाँ पे 100 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है गाँव वालों को ताकि वो किसी सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में अपने आप को एम्प्लॉय करवा पाए, ठीक है, क्लियर है? ओके, व्हेन 5 पीपल वर्क द टोटल प्रोडक्शन वाज 20 क्विंटल्स ऑफ जवार। नाउ वी आर 3 पीपल वर्किंग एंड येट द टोटल प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। आपका टोटल प्रोडक्शन तो सेम है, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर द स्मॉल प्लॉट। तो 5 लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है, टू लुक आफ्टर द स्मॉल प्लॉट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? This means that earlier, though all 5 members of the family worked in the farm, no one was fully employed. Each one was doing some work, but in actual fact, their labor effort had got divided. तो इसके पहले जितना भी काम हो रहा था 5 जनों का मिलकर उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था, ठीक है, ओके। This means that there were more people in agriculture than was necessary. This leads to disguised unemployment, या इसको हम बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम ही नहीं कर रहा है लेकिन काम कर रहा है लेकिन कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, या भाई साहब हाउस होल्ड इनकम में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। इन सच ए सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। इसको लिख लीजिए भाई साहब, व्हाट इज डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट? फटाफट फटाफट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जल्दी से लिखना है। हो गया, डन डन डन, ओके। सो ये हो गया आपका भाई साहब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो डैम्स, कैनल्स, वाटर पंप्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, वॉर हाउसेस, ठीक है। ड्यू टू गवर्नमेंट एफर्ट्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप्ड इन लक्ष्मीज विलेजेस, ठीक है। तो लक्ष्मी के विलेज में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गए, जैसे डैम्स हो गए भाई साहब, कैनल्स बनाए गए, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर क्रॉप्स, ये सब बढ़ने लगे, ठीक है। फार्मर्स गॉट चीप क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। तो इससे पहले क्या होता था कि फार्मर्स जाते थे किसके पास? जो साहूकार या महाजन होते थे उनके पास जाते थे, और उनके पास जो लोन मिलता था वो बहुत
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था. अभी विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स इट वाज ईजियर टू गेट लोन्स एट चीपर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इम्प्रूव्ड इन द विलेज लाइफ. दे नाउ हैड सरप्लस प्रोडक्शन टू सेल. दे हैड हायर इनकम्स इंक्लूडिंग लक्ष्मी. तो सरप्लस प्रोडक्शन मतलब अभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा बेच सकते हैं, ज़्यादा बेच सकते हैं तो ज़्यादा कमा सकते हैं. ठीक है. टाइमली इनको चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं क्योंकि गांव खेड़े में भाई साहब एक बैंक आ गया है जो इनको पैसे टाइम पे उपलब्ध करा रहा है. ठीक है. द पंचायत एंड द गवर्नमेंट सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज. तो ये भाई साहब आपका होने लगा. ठीक है. All these activities provided productive employment not only to farmers but to those in services like health, education, transport, trade, banking. इन सब में भाई साहब एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा. With time, Lakshmi's village was completely transformed. तो ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक फैमिली की वजह से नहीं. ठीक है. ये सब भाई साहब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से धीरे धीरे जो एक ऐसा गांव था जो प्राइमरली सिर्फ प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट था, अब धीरे धीरे वहां पे सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज बढ़ने लगी है. ठीक है. विद द एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज? एक्सप्लेन. एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर कैन क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट. तो एजुकेशन जो है और हेल्थ सेक्टर, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा और हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स can create massive employment in urban as well as in rural areas. ठीक है. Proper planning needs to strengthen these sectors. Vocational training also creates massive employment. What is vocational training? Vocational training क्या होता है? थोड़े बहुत महीनों में आप जिसको सीख सकते हैं. जैसे एक MSCIT होता है, देखो बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में सिखाते हैं MSCIT. That is a kind of vocational training. It trains you to operate on basic Microsoft applications. ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब वोकेशनल ट्रेनिंग. मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. अलाइड एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर शुड बी प्रोमोटेड थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस. हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. पिसिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ फिशेस शुड बी प्रोमोटेड थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस. ठीक है. तो अभी देखो जैसे अगर आप देखोगे चाइना में जो एग्रीकल्चर होता है, जैसे राइस के फील्ड्स में जो पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई साहब, यहाँ पे पानी भर के रखते हैं और इसी में फिश भी छोड़ देते हैं. ठीक है. तो एक साथ ही भाई साहब दोनों काम हो रहा है, आपका राइस और फिश दोनों भी चल रहा है. ठीक है. सो अलाइड एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर शुड बी प्रोमोटेड थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स विच विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज. प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं भाई साहब? एक जिसको हम SHGs बोलते हैं. These are known as सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ये कोऑपरेटिव सेक्शंस होते हैं. जैसे समझ लो बहुत सारे किसान मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं. इसमें क्या होता है, सब लोग अपने इनकम का एक पोर्शन इसमें डालते रहते हैं. अभी हर एक किसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हर एक महीने में यहां से लोन मिल सकता है उसको. दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है. ओके. Tertiary activities like banking, promotion of market, etc. can penetrate service sector to rural areas and help in the growth of primary sector and ultimately create employment. अगर tertiary activities किसी rural area में बढ़ती हैं, जैसे banking हो गया भाई साहब, इंश्योरेंस हो गया आपका भाई साहब, स्कूलिंग हो गया, ये जितना बढ़ेगा उतना ही उस जगह का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा. Cheap credit for creation of new enterprises and encouraging foreign investment can also create employment in both rural and urban areas. अभी देखो चीप क्रेडिट. चीप क्रेडिट मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब उधार. ठीक है. पहले हम जब भी कोई गांव में कोई काम करने जाते थे एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो हमको जाना पड़ता था साहूकार या महाजन के पास. वो हमको भाई साहब पैसे उधार देता था, लेकिन वो जो पैसे उधार देता था वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता था. आज आप बैंक में जाकर बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा उठा सकते हैं. जितना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना आपको सहूलियत होगा, उतने पैसे आप बचा सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. ठीक है. सो चीप क्रेडिट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस. तो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, आप साथ ही साथ दुकान खोल लीजिए या भाई साहब कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री डाल लीजिए. ठीक है. सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स लाइक नरेगा, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको लिख लीजिए भाई साहब, NRLM. ठीक है. नरेगा तो एक हो गया जिसको आप पढ़ चुके हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक्सेट्रा जनरेट मैसिव एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो ये मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं कहां पे? रूरल और अर्बन एरियाज दोनों प्लेसेस में.
So they are generating massive employment in rural and urban areas. Okay. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने देखा भाई साहब, एक था प्राइमरी सेक्टर, एक था सेकेंडरी सेक्टर, एक था भाई साहब टर्शियरी सेक्टर. अभी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखेंगे तो देयर आर टू सेक्टर्स विच इज वन ऑफ विच इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अदर वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. द अदर वन इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल.